नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट प्रशांत कान्हा। इस वीडियो में बात करूंगा आपके हक की, क्योंकि आपको मैं दूंगा कानूनी जानकारी। और आज हम बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये एक ऐसा एक्ट है जिसका ऑब्जेक्टिव था सरकारी विभागों में और ज्यादा पारदर्शिता लाना और हर नागरिक को राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना का अधिकार देना, जिसके अंतर्गत वो एक सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकता है, सिर्फ उन जानकारियों को छोड़ करके जो कि इस एक्ट के अंदर एक्सप्रेसली बार किए गए हैं, और वो ज्यादातर नेशनल सीक्रेट या कंट्री की सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं। उसके अलावा हम जनमानस के लिए जो भी सिविल वर्क चलता है उससे रिलेटेड ऑलमोस्ट हम सभी जानकारियां हर एक सरकारी विभाग से ले सकते हैं, और साथ साथ उन संस्थाओं से भी ले सकते हैं जिसमें किसी भी प्रकार से सरकारी फंड डाला गया हो या सरकार ने उनकी किसी भी प्रकार से मदद करी हो। अमूनन जैसे कि बहुत सारी एनजीओ होती हैं जिनको सरकार ने जमीन दी होती है रिड्यूस्ड रेट पे या फ्री में, या फिर बहुत सारे एनजीओ होते हैं जिसमें सरकार एड देती है यानी कि मनी भी देती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। तो आपको ये देखना है कि आप किन तरह के विभागों से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं आरटीआई एक्ट के अंतर्गत। हर एक सरकारी विभाग और उसके साथ साथ गैर सरकारी विभाग, लेकिन अगर उसमें सरकारी फंड या सरकारी मदद अगर किसी भी प्रकार से करी गई है तो। अब आते हैं अगले विषय पर कि राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है। राइट टू इंफॉर्मेशन इसमें डिफाइन किया गया है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की धारा 2J में, जिसमें बताया गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन क्या क्या इंक्लूड करता है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं 2J में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को क्या क्या बताया गया है। नंबर 1, राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स। मतलब कि अगर आपके शहर में आपके क्षेत्र में कोई परियोजना बन रही है, अमूनन ले लेते हैं कोई अस्पताल बन रहा है या फिर बस स्टेशन बन रहा है या अस्पताल बन रहा है या किसी भी तरीके का कोई भी सिविल वर्क हो रहा है, तो आप पहले आरटीआई एप्लीकेशन लगाएंगे और आप कह सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है मैं उसको चेक करना चाहता हूं, और साथ साथ इनसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स को भी देखना चाहता हूं। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या गुणवत्ता रखी जानी है उस प्रोजेक्ट की, और फिर आप जो साइट पे काम हो रहा है उसका जाकर के इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और फिर यही सेक्शन आपको राइट देता है कि जो वहाँ पे मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, मान लेते हैं सरिया इस्तेमाल हो रहा है, सीमेंट बालू का क्या मिक्सचर वहाँ पे लगा करके दीवारों को जोड़ा जा रहा है, उस सैंपल को ले सकते हैं। 2 से ज़्यादा सैंपल आप ले सकते हैं और उसको फिर बाद में अलग अलग लेबोरेटरी से भी चेक करा सकते हैं। इसी के साथ राइट दिया गया है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। और उसके बाद आखिरी में है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में है तो उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या उसको डिस्क में पेन ड्राइव आदि जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर दिए गए हैं माध्यम, उनके थ्रू ले सकते हैं। तो टोटल 4 राइट्स हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में। इंस्पेक्शन करने का, सैंपल कलेक्ट करने का, डॉक्यूमेंट्स देखने का, डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी लेने का, और अगर ये डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर फॉर्म में है तो उनका प्रिंट आउट या फिर पेन ड्राइव में लेने का। तो ये तो हो गई कि राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है। अब अगला स्टेप हम देखते हैं कि आप एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की एप्लीकेशन कैसे लगाते हैं। सेक्शन 6 में आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं जिसमें कहा गया रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। तो इसके अंदर बताया गया है कि कोई भी नागरिक वर्ड पर्सन यूज किया गया है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है सरकारी विभाग से एक सिंपल एप्लीकेशन लेकर। इसका कोई भी प्रोफॉर्मा नहीं दिया, आप चिट्ठी की तरह लिख सकते हैं और उसमें आपको बताना है कि आप किस परियोजना से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं या किस संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं, और आपको रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्यों लेना चाहते हैं ये इन्फॉर्मेशन। अगर ये कोई एक सरकारी विभाग या एनजीओ या कुछ भी है जहाँ पर कि भी सरकारी धन दिया गया है उसको, तो आपको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सिंपल एप्लीकेशन लिखनी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक सैंपल एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है कि फीस क्या लगेगी। तो आमतौर पर ये फीस डिटरमाइन स्टेट्स करती हैं, लेकिन अभी भी ये 10 रुपए
कि एक पोस्टल ऑर्डर के थ्रू आप ये एप्लीकेशन और उसके साथ एक पोस्टल ऑर्डर अटैच करके भेज सकते हैं अगर आप डाक से ये इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हालांकि अब अधिकतर राज्य सरकारों ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट्स बनाई हैं जिसके थ्रू आप किसी भी विभाग से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये जो वेबसाइट के लिंक्स आ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का ऊपर, और इसके बाद अलग अलग स्टेट्स के लिंक भी यहाँ पर हमने दिया। आप इस पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करके वहीं पे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं और फिर अपना जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप सीख कर सकते हैं। कोशिश हमेशा करिए कि आप जो इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, उसको क्वेश्चन फॉर्म में ना रख करके इन्फॉर्मेशन मांगे, जैसे कि क्यों, कब, कैसे, इन सब शब्दों का ना इस्तेमाल करिए, क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट क्वेश्चन को रिजेक्ट कर देते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, इन्फॉर्मेशन नहीं सीख की जा रही है। अब पुराना एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके क्षेत्र में अस्पताल बन रहा है, तो आप उसकी जानकारी कर सकते हैं कि कृपया इसमें जितना बजट पास किया गया उससे संबंधित दस्तावेजों या पत्रावली का अवलोकन करवाने का कष्ट करें, उससे संबंधित पत्रावली की सत्य प्रतिलिपि प्रार्थी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया जिस डेट को ठेकेदार को या कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उस कॉन्ट्रैक्ट डेट को सूचित करने का कष्ट करें, और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट की प्रतिलिपि भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। और आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि कृपया समस्त पत्रावलियों का अवलोकन करवाने का कष्ट करें, और कृपया साइट पर जो वर्क चल रहा है उसका मुझे इंस्पेक्शन करने का मौका दिया जाए, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे जो वर्क हो रहा है उसमें जो मटेरियल लगाया जा रहा है उसका सैंपल भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो आपने देखिए इस परियोजना से संबंधित इन सवालों से सारी जानकारी ऑलमोस्ट ले ली, लेकिन आपने सवाल के रूप में कुछ भी नहीं पूछा। इस पे कुछ जजमेंट्स हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं काफ़ी सारे डिपार्टमेंट, और फिर आपको वो इन्फॉर्मेशन देने से इनकार करते हैं। तो ये आपका डिले करेगा इन्फॉर्मेशन लेने में, इसलिए। अब जो अगला सेक्शन है सेक्शन 7, वो कहता है, अच्छा सेक्शन 7 चलने से पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि आप एप्लीकेशन किसको लिखेंगे। तो इस एक्ट के अनुसार हर एक सरकारी विभाग को सूचना अधिकारी नियुक्त करने के लिए आदेशित किया गया है। तो अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग है, मान लेते हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, यानी कि केंद्रीय सूचना अधिकारी। तो आपको अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर ऑफिस से कोई अमूनन ले लेते हैं कि आपको दिल्ली पश्चिम जिले से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप लिखेंगे सेवा में केंद्रीय मुख्य सूचना अधिकारी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दिल्ली पश्चिम दिल्ली। आप ये एड्रेस करके आप लेटर भेज सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की कोई बॉडी, मान लेते हैं उत्तर प्रदेश का आपका पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं राज्य सूचना अधिकारी डिपार्टमेंट, सेंट्रल वो सॉरी राज्य PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। और जिस जिले में भी आप ये मांग रहे हैं, मान लेते हैं आप लखनऊ से मांग रहे हैं, तो आप लखनऊ लिख करके और उस PWD के एड्रेस को वहाँ पे अंकित करेंगे, और उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन को सीख कर लेंगे। ये तो हो गया अगर आप हार्ड कॉपी में भेज रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो उसमें आपको सारी ये सब कुछ पहले से फिल रहेगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन फिल करना है और पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। तो अब आते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है, और अब उस अधिकारी की क्या जिम्मेदारी है। तो इस एक्ट के सेक्शन 7 के अनुसार जितने भी सूचना अधिकारी हैं उनको एप्लीकेशन रिसीव होने के 30 दिन के अंदर उनको आपको इन्फॉर्मेशन मुहैया करानी होती है। और अगर जो आप सूचना चाह रहे हैं उनके कार्यालय से संबंधित नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन जिस कार्यालय से भी संबंधित है उस कार्यालय को उस पत्र को प्रेषित करेंगे, और साथ ही साथ आपको सूचित करेंगे उसी 30 दिन के अंदर कि ये मेरे कार्यालय से संबंधित नहीं है, लेकिन मैंने इस पत्र को आगे फॉरवर्ड या फिर प्रेषित कर दिया है।
अगर 30 दिन के अंदर आपको कोई जवाब नहीं आता तो इसका ये डीम्ड फिक्शन है इस सेक्शन 7 के अंदर कि आपको इंफॉर्मेशन देने से सूचना अधिकारी ने इनकार कर दिया। तो आपके पास अगला अधिकार आ जाता है कि आप इसकी शिकायत या फर्स्ट अपील कर सकते हैं फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के यहाँ। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी आमतौर पर जिस विभाग से आप इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हैं या लेना चाहते हैं उसके वरिष्ठ अधिकारी होते हैं और इनके सामने आप अपील फाइल करते हैं। उनके वेबसाइट पर आपको जानकारी ये मिल जाएगी या फिर इस एक्ट के अंतर्गत ये लिखा है कि हर डिपार्टमेंट के बाहर एक ऐसी जगह पे जहां सब लोग नज़र डाल सकते हैं, वहां पर सूचना के अधिकार अधिनियम के अंदर किन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, कौन वहां पर सूचना अधिकारी है और कौन फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, इन सब चीज़ों की जानकारी देना अनिवार्य है। इसी तरीके से वेबसाइट पर भी, तो अगर आप उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट देखेंगे तो आपको वहाँ से इनकी जानकारी मिल जाएगी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कौन है। तो आपको फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के यहाँ फिर शिकायत अगर करनी है, कंप्ले अपील करनी है, तो आपको सिंपल सा यही लिखना है कि प्रार्थी के द्वारा फला फला डेट को ये जानकारी मांगी गई थी, परंतु 30 दिन बीत जाने के बाद भी इनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। और अगर इन्फॉर्मेशन दी भी गई है और वो गलत है, किसी तरीके से भ्रमिक है या जो आपने चाहा उसके सिवा कुछ और दे दिया, तब भी आप ये अपील दायर कर सकते हैं। इस अपील को दायर करने का आपको समय मिलता है 30 दिन। अगर यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो फिर उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो अगर स्टेट का डिपार्टमेंट था जिससे आप इन्फॉर्मेशन ले रहे थे तो आप स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में 30 दिन के अंदर अपील फाइल करते हैं, और अगर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है तो आप फिर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के यहाँ अपील दाखिल करते हैं। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मुहैया कराता है डिपार्टमेंट किसी भी वजह से और आपको लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए था और ये किसी भी तरीके से प्रतिबंधित इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब आप खटखटा सकते हैं दरवाज़ा माननीय उच्च न्यायालय का, यानी कि हाई कोर्ट्स का। फिर इसमें रिट पिटीशन फाइल कर होती है और वहाँ पर फिर इस चीज़ को पूरे लीगल फ्रेमवर्क को देखा जाता है, समझा जाता है और कोर्ट फिर उस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑर्डर्स पास करती है। तो इस तरीके से सेक्शन 7 की ये पूरी एक जो संरचना है, प्रोविजन से, ये बताया मैंने। अब अगला सेक्शन जो आरटीआई एक्ट के अंदर आता है वो है सेक्शन 8। सेक्शन 8 कहता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, जिसको कि उन्होंने बोला है एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि क्या क्या इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। इसके अंदर ABCDEFGHIJ यानी कि टोटल 10 कैटेगरीज बनाई गई हैं जहां पर इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। ये 10 कैटेगरी आप एक बार समझ सकते हैं। जैसे पहला है कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर्स ऑफ विच वुड प्रिजुडिशियली अफेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, द सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि नेशनल सिक्योरिटी में बाधा पैदा करे। या फिर इंफॉर्मेशन, दूसरा है बी, इंफॉर्मेशन विच हैज़ बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड बाय एनी कोर्ट, लॉ और ट्राइब्यूनल। कई बार ऐसा होता है कि पिटिशनर्स केस फाइल करते हैं कि उनकी कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक है उसको जो है प्राइवेट कर दिया जाए और वो डिस्क्लोज ना हो। तो इस तरह के अगर कोई कोर्ट ऑर्डर है तब भी आप नहीं मांग सकते। अब लेट अस से कि कोई केस हुआ जिसमें कि कोई नाबालिग बच्चा मतलब 18 ईयर से कम बच्चे के खिलाफ कोई केस चल रहा है या उसने कभी कोई गलती कर दी, उससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स हो सकता है जुवेनाइल कोर्ट में हो या किसी पुलिस थाने में हो, तो वो इन्फॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते। आप मांग सकते हैं पर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो एक्सप्रेसली बार्ड है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और उसके रूल्स के अकॉर्डिंगली। इसी तरीके से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से इंफॉर्मेशन, आप पार्लियामेंट से अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कोई या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में कोई प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन है वो भी नहीं आप ले सकते। ट्रेड सीक्रेट, कमर्शियल कॉन्फिडेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन सब, जब जैसे कोका कोला है तो इसकी ट्रेड सीक्रेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस के पास है कि वो क्या बनाते हैं, क्या डालते हैं, किस प्रोपोर्शन में डालते हैं, पर आप उसकी इन्फॉर्मेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर नहीं ले सकते। इसी तरीके से जब कोर्ट की बात आती है तो सर्टिफाइड कॉपीज कोर्ट से आप किसी जजमेंट की कॉपी आरटीआई में नहीं ले सकते, क्योंकि उसके लिए एक अलग प्रोसीजर दिया हुआ है। पांचवा है इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप। अब मान लेते हैं कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक सरकारी
वकील का दफ्तर है, जिसको कि आप स्टैंडिंग काउंसिल के नाम से या फिर गवर्नमेंट एडवोकेट के नाम से या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इनके नाम से हम लोग जानते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनके पास केसेस हैं, ये भी एक ऑफिस है, सरकारी ऑफिस। तो इनके भी ऑफिस से आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, क्योंकि इनके पास जो भी केसेस हैं वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि सरकार की जो फाइलें उनके पास हैं वो अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज से प्रतिबंधित हैं या फिर प्रोटेक्टेड हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते। या मान लेते हैं अगला है एफ, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन गवर्नमेंट से जैसे कोई एग्रीमेंट करके आई गवर्नमेंट या कोई ट्रीटी करके आती है, तो इन सब चीज़ों से अगर गवर्नमेंट ने उसको क्लासिफाइड रखा है तो वो नहीं लिया जा सकता। अगला आता है इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन विच कैन एंडेंजर द सिक्योरिटी ऑफ एनी पर्सन। अब जैसे हमारे यहाँ जो वीआईपीज हैं उनकी अगर सिक्योरिटी के लिए एग्जांपल लेते हैं, मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी जी का, उनको गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है, तो उनका एक पूरा जो सिक्योरिटी ड्रिल है या फिर उनके कितने आर्म पर्सनल उनके लिए डिप्लॉय किए गए हैं, कितनी गाड़ियाँ डिप्लॉय की गई हैं, कौन सी गन्स उनको दी गई हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन सीख नहीं की जा सकती, करते भी हैं तो मिलेगी नहीं। अगला है एच, इंफॉर्मेशन विच वुड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एप्रीहेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स। तो अगर कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप थर्ड पार्टी होकर के मांगना चाहते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकती है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। हालांकि पुलिस से अक्यूज या फिर विक्टिम ये तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी या फिर किसी भी तरीके से अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, लेटस से कि विसरा प्रिजर्व किया गया है और या फिर गोली किसी को लगी है, उस गोली का फॉरेंसिक एनालिसिस होना है अभी, तो अगर आपने उसमें एप्लीकेशन डाली कि ये कहाँ पर भेजा गया है, तो शायद इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ना दी जाए, क्योंकि ये खतरा हो सकता है कि आदमी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, तो इन तरह की इन्फॉर्मेशंस को डिनाई किया जाता है। अगला है आई, कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिब्रेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब जो भी लॉ पास होते हैं पहले वो कैबिनेट से पास होते हैं, तो कैबिनेट की मीटिंग्स वगैरह को बार किया है, इसी तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इंफॉर्मेशन को बार किया गया है। और फिर आता है लास्ट जे, 10th, information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, हाई कोर्ट जजेस हैं, या जो भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, इनका अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं अदर देन विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यू नो, विच इज़ नॉट रिलेटेड विद हिज पब्लिक ड्यूटी, विद देयर पब्लिक ड्यूटी, तो वो हम नहीं मांग सकते। अब लेटेस्ट से कि ये अधिकारी कंट्री से बाहर जाते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती कि वो कितनी बार कंट्री से बाहर गए ऑन पर्सनल विजिट्स। अगर वो गवर्नमेंट जॉब पर मतलब अपनी ड्यूटी के लिए गए तो शायद वो इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। इसी में फेमस केस हुआ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एसेट्स के डिस्क्लोजर को लेकर के, या इसमें केस हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंट करने के लिए रिकमेंडेशन करती है, तो किसी जज का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुआ, या किसी जज का रिकमेंडेशन या किसी जज का नाम ड्रॉप क्यों हुआ, तो इन सब इंफॉर्मेशंस को कोर्ट ने इसीलिए बार किया जजमेंट्स में कि ये सब इंफॉर्मेशन उसकी आगे की प्रैक्टिस को हैम्पर कर सकती है। अगर किसी एडवोकेट का नाम जज के लिए गया था पर वो नहीं आया, बन पाया, तो वो क्यों नहीं बना, अगर ये आप इन्फॉर्मेशन सीख करेंगे तो ये आपको डिनाई कर दी जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी का प्रमोशन ड्यू था, नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी हुई क्यों, तो शायद ये इन्फॉर्मेशन आपको देने से मना कर दी जाए। अब इसके ऊपर काफ़ी सारे एक्सेप्शंस आते हैं जो कि कोर्ट्स केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करती है, वो आपको रिट पिटीशन में ही मिलेगा। अब कई बार क्या होता है कि केसेस चलते हैं लोगों के, तो लोग इन्फॉर्मेशन मांगते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि इसने इनकम टैक्स रिटर्न क्या फाइल किया, ये सब, तो ये सब भी इंफॉर्मेशन इस सेक्शन के अंदर प्रोहिबिटेड हो जाती है, क्योंकि वो किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। तो अब इसी की तरह ये सब मेन प्रोविजंस हैं इस सेक्शन के। बाकी सीआईसी कैसे फॉर्म होता है, सीआईसी के लोगों का टर्म क्या होगा, ये सब और सारे सेक्शंस हैं, पर हम नागरिकों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और जैसा मैंने शुरू में बताया था, ये एक्ट सरकारी विभागों की बेटर जवाबदेही और पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए बनाया गया है, ताकि हर एक नागरिक
अपने अधिकारों का, उसको जो अधिकार मिलने चाहिए, उसका जो हक है, अगर नहीं मिल रहा है सरकारी विभाग के द्वारा, तो वो इस एक्ट के अंतर्गत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, फिर उसके अगेंस्ट में कार्रवाई कर सकता है। अब आपको पता चलता है, मान लेते हैं हॉस्पिटल का एग्जाम्पल था, तो हॉस्पिटल की गुणवत्ता में कमी की गई है, जबकि जो एक्चुअल प्लानिंग थी उसके अगेंस्ट बनाया जा रहा है, गुणवत्ता कम कर दी गई, मशीन सेकेंड हैंड लगा दी गई, या मशीन्स की क्वालिटी पुअर कर दी गई। तो इन सब चीज़ों की अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप उसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से कर सकते हैं, मिनिस्टर से कर सकते हैं, और अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो लोग इस पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आदि करते हैं। पर इस एक्ट के थ्रू बहुत सारा बदलाव देश में आया है और आप भी भागीदारी बन सकते हैं। एक जागरूक सिटीजन होकर, नागरिक होकर के देश के आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और देश की विकास में सहयोग कर सकते हैं। तो ये था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इसी तरीके से और बेहतर वीडियोस आपके लिए बनाने का प्रयास करता रहूँगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।